हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार एंड मेरे साथ है उज्जवल एंड राजा सर। एंड आज हम बात करने वाले हैं एरिक एरिक्सन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। एरिक एरिक्सन बेसिकली 1902 में पैदा हुआ था और 1994 में उसकी डेथ हुई थी। ही वॉज अ जर्मन अमेरिकन था और बेसिकली बाय प्रोफेशन ही वॉज साइकोएनालिसिस्ट था। इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के साथ भी काम किया था और इनकी जो थ्योरी थी बेसिकली वो थी साइको सोशल डेवलपमेंट पे। ऑन द अदर हैंड, जैसा हमें पता है कि जो सिगमंड फ्रॉइड था उनकी जो थ्योरी थी वो थी साइकोसेक्सुअल, बट इनकी थ्योरी थी साइको सोशल डेवलपमेंट। एंड इन्होंने एना फ्रॉइड के साथ भी काम किया था। इन्होंने अपनी बेसिकली थ्योरी में इन्होंने जो बेसिकली एक बुक पब्लिश की थी चाइल्ड एंड सोसाइटी, उसमें इन्होंने अपनी इन थ्योरीज के बारे में बात की है और इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की है। सो हम उन 8 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा उज्ज्वल से कि वो क्या सोचता है इस बारे में। Okay, so hi Naveen and hi हेलो। Raza sir. हाँ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट साइको सोशल डेवलपमेंट जो एरिक एरिक्सन का था, ये साइको सोशल डेवलपमेंट काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब उन्होंने ये दिया उनके अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत लाइफ में हम अब अलग अलग स्टेजेस में हम लोग को बहुत सारे क्राइसिस को एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना। लाइफ में बहुत सारी ऐसी ऐसी क्राइसिस आती है जिसको हम हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको सॉल्व करना और उस क्राइसिस से आगे बढ़ पाना। तो ये जो हमारे अंदर क्राइसिस आती है ना, इसको हम बोलते हैं साइको। ठीक है, दिस दिस वर्ड एक्चुअली मीन साइको। साइको मतलब होता है कि हमारे अंदर जो क्राइसिस है, हम उसको किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो क्राइसिस है, ठीक है, वो उसको किस तरह से सॉल्व करता है ना, और उससे कैसे डील करता है, दैट इज साइको। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, ठीक है, उसमें सोसाइटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। और सोसाइटी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे क्राइसिस को और इंक्रीज करने में या उस कॉन्फ्लिक्ट्स को और बढ़ाने में, ठीक है, वो उसमें एक रोल प्ले करता है सोसाइटी भी। तो इसीलिए ये एरिक एरिक्सन ने जो नाम दिया था, उन्होंने नाम रखा साइको सोशल डेवलपमेंट, है ना। तो इसके जो 8 स्टेजेस हैं, आई गेस आप सबको पता ही होगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, है ना। और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेंसिटी वर्सेस आइसोलेशन, फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, राइट। अब ये जितने भी क्राइसिस होते हैं, ये क्राइसिस हम इन्हीं इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए, हम अगर जैसे हमने कोई क्राइसिस को सॉल्व कर लिया, तो उससे हमें एक पॉजिटिव किक मिलता है हमारे लाइफ में। और इसमें इसमें एरिक एरिक्सन ने बोला था कि हमारे अंदर एक बेसिक वर्च्यूज आ जाते हैं। बेसिक वर्च्यूज एक ऐसा वर्ड था, मतलब उन्होंने बोला कि हमारे अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसीज डेवलप होती है कि जिससे हम हमारा जो ईगो होता है ना, वो और अच्छे से डील कर पाता है सोसाइटी के सामने, है ना। तो ये बेसिक वर्च्यूज, अगर हम क्राइसिस को अच्छे से डील कर लेते हैं, अगर हम क्राइसिस से ओवरकम कर जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर कुछ बेसिक वर्च्यूज आते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करूं, है ना, तो अगर मैं हम इन 8 स्टेजेस की बात करेंगे, बट जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अगर इसमें इसको हम ओवरकम कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो वर्च्यू आएगा वो होगा होप, है ना। कि हमारे अंदर उस चाइल्ड के अंदर वो होप डेवलप हो जाएगी, है ना। और वो लाइफ लॉन्ग रहेगी और लाइफ लॉन्ग अलग अलग स्टेजेस में उसको हेल्प करेगी। तो ये बेसिक वर्च्यूज हमारे अंदर डेवलप होता है। और अगर इसमें फेलियर होता है, वो अगर नहीं कर पाता है, इन स्टेजेस को प्रॉपरली ओवरकम नहीं कर पाता है, इन क्राइसिस को ओवरकम नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से लाइफ लॉन्ग वो इससे डील करता रहता है, वो डिस्पेयर में रहता है, और अपने सेल्फ उसका जो सेल्फ स्टीम है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डाउन हो जाता है। Right? तो मेरे को जहां तक लगता है, एरिक एरिक्सन का जो ये साइको सोशल स्टेजेस है काफी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप था टुवर्ड्स द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, है ना। जब जब हम डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है, तो आई थिंक प्याजे, एरिक एरिक्सन और वाइगोत्स्की, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा उज्ज्वल ने बताया कि लाइक जो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट वाली स्टेज होती है, बेसिकली इसकी जो एज होती है ना वो होती है 0 से 2 साल तक की।
तो ये छोटे बच्चों में होती है। एंड जैसे तूने वर्च्यू बोला था कि हाँ इस एज में अगर ये एज अगर बच्चे ढंग से पास करते हैं तो दे डेवलप हॉप। क्योंकि लाइक इस स्टेज पे क्या होता है कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं लाइक वो बेसिकली ज़्यादातर जो उनकी डिपेंडेंसी होती है वो अपने प्राइमरी केयर टेकर पे होती है। एंड ये हॉप डेवलप करना डिपेंड करता है कि उनका जो प्राइमरी केयर टेकर है वो कितना कंसिस्ट है। सपोज लाइक अगर कोई छोटा बच्चा है उसे भूख लग रही है, सो ऑब्वियसली बात है उसकी मदर उसे ब्रेस्ट फीड करती है। अगर वो लेडी अगर या उसकी मदर इनकंसिस्ट है तो लाइक उसके अनकॉन्शियस लेवल पे वो लाइक डिसाइड हो जाएगा कि लाइक वो सोचता है कि लाइक मैं इस दुनिया पे भरोसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सो राइट। अगर उसकी मम्मी कंसिस्ट है बेसिकली, सो उसको ये होप डेवलप हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और आगे चल के फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो लाइक इन ऐसे लोगों को बेसिकली ट्रस्ट इशू आ जाते हैं जिनकी स्टेज अच्छे से कवर नहीं हो पाती। तो ये ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं और लाइक डाउट करने लग जाते हैं लोगों पे। और जबकि जो अच्छे से स्टेज से बाहर निकलते हैं उन्हें लाइक एक तो अगर उनके साथ कभी भी लाइफ में बुरा होता है तो उन्हें एटलीस्ट होप रहती है कि हाँ चलो ये इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर चीज़ें अच्छी नहीं हो रही तो आगे जाके अच्छी होंगी। भाई तू है इनिशिएटर। तुझे आगे कर रहा है, कंटिन्यू। मतलब इस वेट स्टेज किसका से कर रहा हमको मिल रहा है, जो मेन चीज मिल रही है वो होप मिल रही है। दैट्स गुड। यस होप मिलती है। आपकी क्या पॉइंट है सर इसमें? अब बताइए तुम लोग बचा क्या मेरे लिए कुछ। कुछ तो दिमाग और लगाइए, एग्जांपल दीजिए। मेरे पास नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट। सो बेसिकली जो ये स्टेज होती है इसकी बेसिकली इसमें जो बच्चे होते हैं वो 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक की एज होती है इनकी। तो रजा सर आपके क्या विचार है इस बारे में? आप ये नेक्स्ट स्टेज जैसे बचपने में तो होप, अगर अगर इफ ही पास्ट क्लियरली इन दैट स्टेज ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, तो वो होप लेके नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, नहीं तो मिसट्रस्ट लेके जाएगा। अब अगर होप लेके जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेज जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट है, जिसमें ऑटोनॉमी ऐसे है कि ये अब ही स्टार्ट्स क्लेमिंग फॉर कंट्रोल, क्योंकि ये इक्वल हो जाती है सिगमंड फ्रॉइड की एनल स्टेज से, जहाँ पे जो बच्चा है वो अपने मसल्स को कंट्रोल कर रहा है और अपनी विल के ऊपर काम कर रहा है। तो और इस स्टेज का जो पावर है वो भी विल ही है। यस नाउ फॉर श्योर। इफ ही इज एबल टू डेवलप तो ही गेट्स विल। अगर वो डेवलप नहीं कर पाया, मतलब नॉर्मली ऐसे हम एनएल स्टेज में बोलते हैं कि बेड वेट कर रहा है, ये कर रहा है, तो ही टेंड्स टू डेवलप, ही और शी डेवलप्स स्टेज ऑफ शेम। अगर पर्सन जो है वो अपने उसको अगर प्रॉपर इंडिपेंडेंस नहीं मिले इस एज में, चाइल्ड जो होता है वो कोशिश करता है इस एज में चाइल्ड को थोड़ा इंडिपेंडेंस देना चाहिए, है ना। कोई भी चाइल्ड है वो अपने लाइफ में अगर उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकता है ना। सरवाइव करने के लिए उसके अंदर कुछ एबिलिटीज जो है वो डेवलप होनी चाहिए। और आई गेस इस एज में, जैसा अभी रजा सर ने बताया था, कि चाइल्ड जो होता है वो बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है ना। अब वो बच्चा नहीं है, इन्फेंट नहीं है ना, कि अब जो है उसको ट्रस्ट हो या मिसट्रस्ट हो, है ना। अब यस, अगर उसको पॉजिटिव उस एज में ट्रस्ट अगर उसमें डेवलप हो गया है तो मतलब होप डेवलप होगा और वो होप के साथ आगे जाएगा, है ना। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड जो होता है वो अपने जूते का शूलेस बांधना सीख रहा होता है, कपड़े पहनना सीख रहा होता है ना। अपने बहुत नई नई स्किल सीख रहा होता है, अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स है, बॉडी के पार्ट्स हैं, उसको कैसे यूज किया जाए, है ना, उसको सीख रहा होता है। तो इस स्टेज में चाइल्ड जो होता है वो इवन नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है ना। और गेम्स के थ्रू, प्लेइंग के थ्रू वो बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है। तो अगर इस एज में स्पेशली पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड को एक प्रॉपर इंडिपेंडेंस दी जाए, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस दी जाए। और ये भी ध्यान रखा जाए कि जो फेलियर है ना, फेलियर, क्योंकि देखिए फेलियर से क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज हो जाता है, डिस्पेयर आता है अपने माइंड में। तो फेलियर्स, कोशिश ये करनी चाहिए कि फेलियर से वो हो, लेकिन फेलियर्स को वो पॉजिटिवली ले, है ना। फेलियर्स को वो ऐसे ले कि उसको दोबारा ट्राई करे,
फेलियर से वो डिमोटिवेट ना हो जाए। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि कोई बच्चा जो है उसको हम कपड़ा पहनाना सिखा रहे हैं और वो कपड़ा नहीं पहन पाता है, तो फिर पेरेंट जो होता है चाटा लगा दिया, हट इतना सभी नहीं आता तुझे, कपड़ा पहनना भी नहीं आता, राइट? तो उसको डिमोटिवेट कर दिया, तो वो खुद से फिर वो कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसको शेम फील होगा, राइट? तो ऑटोनॉमी मतलब कि वो खुद से करना चाहे, शेम एंड डाउट अगर वो फेल हो जाता है उसमें तो उसको फिर शेम एंड डाउट वाली फीलिंग्स होगी। इस एज में, ये एज हम टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए भी बहुत फेमस स्टेज माना जाता है, राइट? क्योंकि इस एज में बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है फॉर टॉयलेट, है ना? तो यहाँ पे भी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो चाइल्ड प्रॉपरली कैसे उसको ट्रेन ट्रेन किया जाए, राइट? कई बार मेरे को याद है हम लोग के भी बचपन में, और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को भी देखा है, राइट, कि मार मार के पीट पीट के, है ना, सिखाते थे कि जो है बेड पे नहीं टॉयलेट करना है, राइट? पॉटी ट्रेनिंग जो है पॉटी बाथरूम में करनी है, राइट? बेड पे नहीं हो रहा। अगर ऐसा कई बार किसी चाइल्ड से बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि अभी वो सीख रहा है, उसके मसल्स प्रॉपर्ली कंट्रोल में नहीं है उसके, है ना, लेकिन वो सीख रहा है, अब बाई चांस हो जाता है और उसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, वो पॉजिटिवली नहीं लेगा उसको, और उसकी वजह से जो है ना वो लाइफ लॉन्ग वो जो विल वाला फैक्टर है जो रजा सर ने बोला था, है ना, वो विल डेवलप नहीं हो पाएगी उसके अंदर, राइट? तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम में ये ध्यान रखना चाहिए हर पेरेंट को कि अगर ये स्टेज सक्सेसफुली हो तो इससे चाइल्ड में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो एक वर्च्यू डेवलप होता है ऑफ विल, है ना, वो चीजों को खुद से करना चाहेगा, खुद इनिशिएट करेगा, इनिशिएटिव लेगा कि मैं खुद से करूं, राइट? इंस्टेड ऑफ कि जो है किसी को और को हेल्प लेना, और मतलब हेल्प भी अगर ले रहा है तो फिर उसमें उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि उसको कह देना चाहिए कि दो मैं कर देता हूँ, ठीक है, या उससे बिल्कुल ही टास्क ले लेना चाहिए, या उसको डिमोटिवेट करना चाहिए इफ ही फेल्स, राइट, ही और शी फेल्स, राइट? तो उसको उसको जो है थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देना चाहिए। अगर वो उसमें फेल होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए इन दैट फेलियर, है ना, कि लाइक अगर जैसे उसको उसको कहा जाए, जैसे कपड़े की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, कपड़ा पहनाना, राइट? तो कपड़ा वो पहन रहा है, आधा पहन लिया उसने, उसके बाद उससे नहीं पहना जा रहा, तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है ये वाला जो है हम पहना देते हैं, एंड वी शुड मोटिवेट कि वाह बहुत अच्छा किया तुमने, राइट? इंस्टेड ऑफ उसको हैरेसिंग की ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ये कौन घुसाएगा, ये वाला हाथ कौन घुसाएगा ठीक है, और मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है ऐसा होता है। तो पेरेंटल कंट्रोल इस स्टेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और उसको अगर सही तरीके से दिया जाए तो आई गेस ये जो वर्च्यू है विल का वो अच्छे से डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, रेजिलियंस बढ़ता है ना, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बच्चे के अंदर बढ़ती है। द थर्ड स्टेज वी हैव इज इनिशिएटिव एंड गिल्ट। सो इसमें बेसिकली इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 3 से लेकर 6 साल तक के। सो बेसिकली प्री स्कूल वाली स्टेज होती है। सो ये भी लाइक इसमें भी बच्चे जैसे हमारी ऑटोनॉमी वाली स्टेज थी, इस स्टेज में भी वो लाइक चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पे होता है कि वो बेसिकली इनिशिएट लेते हैं, यानी वो कुछ लाइक काइंड ऑफ गोल सेट करते हैं, ठीक है, और उनके टूवर्ड्स काम करते हैं। तो इस स्टेज में बेसिकली क्या है कि बच्चों को ना लाइक एनकरेज करना चाहिए ताकि वो चीज़ें अपने आप से करें। सो अगर वो अपने आप से करेंगे सो बेसिकली एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव डेवलप होगा। एंड अगर उन्हें इस एज पे या स्टेज पे डिस्करेज किया गया तो वो फिर गिल्ट में भी लाइक जा सकते हैं, एक सेंस ऑफ गिल्ट हो जाता है। अब इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि सपोज कि जैसे छोटे बच्चे, कोई भी एक छोटा बच्चा है, ठीक है, लाइक बच्चों के साथ क्या होता है कि कोई गेम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ब्लॉक्स कोई गेम होता है जहाँ पे लाइक कुछ टावर्स बनाने होते हैं, ठीक है। सो लाइक अब हो सकता है कि भाई वो खुद से इनिशिएटिव ले और वो बना रहे टावर, वो गिर गया, ठीक है। अब वो गिर गया तो इंस्टेड ऑफ उन्हें लाइक ऑब्वियस सी बात है लाइक वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे छोटे बच्चे, क्योंकि जब भी लाइक ऐसी कोई चीज़ होती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि वो गिव अप करे तो हम लाइक उन्हें जाके समझा सकते हैं, या फिर उन्हें बोल सकते हैं कि वो और ट्राई करें। तो एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव आएगी इससे कि हाँ वो और ट्राई करेगा, ठीक है। अगर हम जाके उन्हें क्रिटिसाइज कर देंगे कि तुमने ये मिस्टेक्स की है तो क्या होगा भाई, वो तो फिर लाइक गिल्टी आ जाएगा उनमें, फिर वो दोबारा इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे उस चीज़ को लेके, और फिर आगे उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, जैसे लाइक जो बेसिकली अगर जो बच्चे स्टेज में है तो पेरेंट्स का क्या रोल बनता है इसमें। सो बेसिकली अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो नई चीज़ें ट्राई करे, एक्सप्लोर करे।
अगर स्कूल में है तो स्कूल की तरफ से भी है कि अगर लाइक सपोज यू आर नॉट सक्सीडिंग इन समथिंग, सो डोंट गिव अप, एटलीस्ट ट्राई मोर। ठीक है। यहाँ पे और स्कूल का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हाँ, स्कूल का रोल स्कूल, काफी हो जाता है। हाँ। और ये और ये जो स्टेज है, मैंने इसके बारे में जब पढ़ा था तो ये बेसिकली प्ले स्टेज है ना। इस स्टेज हाँ, में बच्चा खेलते खेलते अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स डेवलप करता है, वो इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ, है ना। इस स्टेज का जो पावर है वो है पर्पस, द चाइल्ड गेट्स द यस, पर्पस। पर्पस। हम्म। क्या हो गया राजा सर, आज तो आप चुप हो। अबे बोलो। आज क्यों पढ़ाएगा भाई? सर आप ऐसे मत करो, ठीक है, पढ़ाने वाली बात नहीं। अब वो आप तो बोलो, आपका वैल्यूबल फीडबैक इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बता दिया, तू जो भी कर पर्पस, मैंने बता दिया पर्पस है। ओके, सो हाँ, इस स्टेज में जो है ना पर्पस काफी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक इनिशिएटिव अगर वो लेता है तो उसमें जो ये सेंस ऑफ पर्पस डेवलप होता है ना, ये फॉस्टर होता है उसके अंदर। हाँ, और प्लान्स को फॉर्मुलेट कर पाता है वो, है ना। अगर लेकिन गिल्ट कब आएगा? गिल्ट जब वो पर्सन जो है उसमें उसमें फेलियर्स आ रहे हैं ना, वो अपने इंडिपेंडेंट चीजों जो भी वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है ना, उसको अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहा। ठीक है। और या उसको उसके साथ डिस्करेज, लाइक जब भी कोई इनिशिएटिव लेता है और वो सपोज इनिशिएटिव लिया कुछ करने का और वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद उसे डिस्करेजमेंट मिल रही है ना, उसके बाद उसमें वो गिल्ट आएगा कि हाँ, मैंने एटलीस्ट कोशिश की थी, पर मुझे अप्रिसिएशन की जगह मुझे गिल्ट मिला, तो वो दोबारा कुछ नया ट्राई करेगा ही क्यों। करेक्ट, है ना। तो वो कोई नया चीज नहीं ट्राई करेगा। बेसिकली ना इस स्टेज में क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है ना, वो आई गेस ये थर्ड थर्ड तीन थर्ड साल स्टेज से है। लेके, हाँ थर्ड स्टेज है, 3 साल से लेके कितने इयर्स तक होता है छह ये? साल 12 तक, इयर्स, 6 साल, 6 साल 3 से 6। तक। ओके, 3 से 6। सो ये इस स्टेज में जो 3 to चाइल्ड 5, होता है, हाँ 3 3 टू to 5। 5 ओके। 3 to 5, सॉरी। मतलब 3 से 5, 3 से 6 इतना ही होता है। सो इस स्टेज में ना बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो चाइल्ड होता है, अब वो थोड़ा सा फैमिली से हट के, है ना, थोड़ा सा अब फ्रेंड सर्कल, अब क्योंकि वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है स्टेज में, है ना, वो उसकी स्कूल लाइफ शुरू हो जाती है, तो आई थिंक वो सोसाइटी से ज्यादा ज्यादा ब्रॉडर वे में इंटरेक्ट कर पाता है। पहले क्या होता था, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही, उसकी उसकी जो सोसाइटी होती थी उसके फैमिली मेंबर्स ही होते थे ज्यादातर, राइट, या कोई पड़ोसी हो गया या कोई फ्रेंड रिलेटिव आसपास वाला, राइट। लेकिन अब जो है, अब ये फ्रेंड बिल्डिंग वाला स्टेज होता है, राइट। तो इस स्टेज में वो अगर उसको प्रॉपर इनिशिएटिव लेने का मौका मिले, तो आई थिंक जो उसका पीयर सर्कल हो सकता है वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है, और उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस जो होगा वो काफी एडवांस, काफी अच्छा आएगा, राइट। क्योंकि अब जो है इस स्टेज में क्या होगा कि उसमें उसमें अब इनिशिएटिव लेने की जो टेंडेंसी है वो आएगी, राइट। तो ये ये प्ले एज है, ये दिस इज प्ले एज। प्ले प्ले है एज, जिस हम्म, जो हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इंश्योरिटी है वो स्कूल वो एज है। स्कूल एज है। ये जो उज्जवल बोल रहा है स्कूल एज में घुस गया थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, ओके ओके ओके, सो ओके ओके, लेकिन फिर इस आप थोड़ा आगे निकल गए। आप थोड़ा आगे निकले, आप अगले स्टेज पे आ गए। लेकिन इसमें जो प्ले एज में भी खेलते खेलते ही वो सीखता है ना, कि, हाँ, कोई भी खेलते चीज खेलते सीखता खेलते है। खेलते ही फ्रेंड्स भी बनाता है ना। और वो सब कुछ कहाँ होगा? प्ले स्कूल्स में ही होगा, जो इस एज में वो जाता है। मैं उस स्टेज की बात कर रहा था, लेकिन मैं भी, मेरे को भी लगा कि मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। आप क्यों चाहते हो कि वो बच्चा भी अपनी स्टेज पूरी गिरा करके दोस्त बनाए? जो नहीं, लेकिन बनता दोस्त दोस्त स्टेज में बनता है। यहाँ पे ना चिल्ड्रन एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपने टॉयज के साथ एक्सप्लोर कर रहा होता है। हाँ, बट जैसे कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया, है ना, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स वो नई नई चीजें बनाना सीखेगा उससे। अब वो पुरानी चीजें नहीं बनाएगा, जैसे जो पहले बनाता था टॉयज वगैरह, या बट पहले जो, इस हाँ। स्टेज पे भी ना जो बच्चे का एक वर्ल्ड होता है ना, वो उसके प्राइमरी टेक केयर के अराउंड इवॉल्व करता है। हम्म, हाँ, कह सकते हैं। जो केयर टेकर होता है ना, उस हाँ इसीलिए जी, इस स्टेज में जो केयर टेकर होता है उसको थोड़ा सा उनको वो देना चाहिए, राइट, कि इनिशिएटिव ले वो, है ना, और उसको उसके उसके लिए इनकरेज करना चाहिए, ना कि उसको डिमोटिवेट। हम्म, एक्सप्लोरेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, अगर अगर एक्सप्लोरेशन उनको करने दिया जाएगा तो उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की जो टेंडेंसी होगी वो बढ़ेगी, है ना। गलतियों से सीखने की टेंडेंसी जो होगी वो बढ़ेगी, हाँ।
सेल्फ कॉन्फिडेंस और नहीं इसमें कर पाएगा। वर्चूज भी लाइक एक तो जैसे राजा सर ने बताया कि पर्पस होता है, पर और भी चीजें हैं जो डेवलप होती है, जैसे कि दे लाइक दे अभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सो दे लाइक उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे, लाइक मोर अपॉर्चुनिटिस्टिक होंगे। बेसिकली ये है कि लाइक मतलब जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी ना, तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, तो ये एक उन बच्चों में डेवलप हो जाएगा। और और अगर अगर फिर उसमें इनिशिएटिव लेंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी तो फिर जो है हाँ, इन्फीरियर फील कर सकते हैं बच्चे। गिल्ट होगा ना, वो सेम रहेगा ना उनमें, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से वो इन्फीरियर फील करेंगे। तो इसमें एक बैलेंस बनाना रहना चाहिए ना, कि मतलब कंप्लीटली इनिशिएटिव लेने के लिए ना कर दिया जाए कि जाओ लड़ो, है ना, दुनिया से जूझो। उसके लिए भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक बैलेंस बना होना चाहिए इन दोनों के बीच में, इनिशिएटिव और गिल्ट के बीच में, राइट, ताकि इससे जो है ना चिल्ड्रन के अंदर एक्सेप्टेंस की जो टेंडेंसी है वो बढ़े, है ना, अपने डिसीजंस वो खुद ले सके, बट इतना भी इतना भी ले सके कि सारे डिसीजंस वो खुद ही लेने लग जाए, है ना, और पेरेंट्स को कुछ सुने ही ना, राइट, या ये भी केयर होता टेकर्स की है, कुछ सुने ही ये ना। बेसिकली है ये कि अगर ये स्टेज में अच्छे से निकल सकते हैं ना, तो बच्चों को ना डाउट होने लगता है अपनी एबिलिटीज पे, क्योंकि वो शायद वो काम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं और जो यहाँ पे जो उन्होंने वर्च्यू होता इनिशिएट है किया था। वो पर्पस पर्पस, है, है ना, पर्पस हाँ। होता है। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं ठीक है यस भाई। यस 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 यस। उज्जवल ने जो बात बोली ना, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे है कि अगर ज्यादा इनिशिएटिव लेने दिया बिना चेक मारे हुए हाँ उसको, हाँ तो देन हिल बिकम अ मोरलिस्ट। वो हर जगह जाके ना मोरल स्टोरी सुनाता फिरेगा। और अगर उसको हमने कोई भी काम जान नहीं करने दिया, इनिशिएटिव लेने नहीं दिया, हर जगह गिल्ट गिल्ट फील करवाते रहेंगे उसको, हम्म। तो देन हिल डेवलप अ हैबिट ऑफ इनहिबिशन। फिर वो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। तो इसीलिए वो बैलेंस, जैसे उज्जवल ने बोला, बैलेंस हैज टू बी मेंटेन। ओके, तो उज्जवल की बात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्टेज है हमारे पास, वो स्टेज आती है इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी। ओके, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, कोई बोलो इसको। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये जो स्टेज होती है, ये होती है 6 से लेके 12 साल तक की। इसमें बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो 6 से लेके 12 साल तक की एज के होते हैं, और ये इसको स्कूल एज बोलते हैं। बेसिकली इसमें बच्चे नई स्किल्स सीखते हैं, उनके पास नई नॉलेज आती है, और वो बेसिकली एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस डेवलप करते हैं। और अगर लाइक स्टेज पे अगर वो लाइक इस स्टेज पे बेसिकली बच्चे स्कूल्स में होने वाली लाइक एक्टिविटीज़ में, स्कूल्स वर्क्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से लाइक उनकी में एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस आती है। और अगर वो इसमें ढंग से सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो फिर उनमें इन्फीरियरिटी आ सकती है। तो रजा सर, आपके क्या पॉइंट है इसके बारे में? हाँ, वैसे अब बच्चा अगर देखें हम कि ना, बड़ा हो चुका, उसमें होप आ गई, विल आ गई, पर्पस आ गई, तो अब इसके बाद ही नीड्स टू डेवलप। दिस स्टेज गिव्स हिम कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस। मतलब आगे के लिए तैयारी करता है कि इस बंदे, अब वो अगर वो इंडस्ट्रियस बन गया, तो उसमें स्किल और कॉम्पिटेंस आ जाएगी। और वही कॉम्पिटेंस अगर इसका वर्च्यू है ना। हाँ। बच- और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मुझसे तो कोई काम हो ही नहीं पाता है। ही विल स्टार्ट डाउटिंग हिज कैपेबिलिटीज ऑफ डूइंग समथिंग। कोई एग्जांपल सर आपके पास इसका? अब जैसे बच्चा स्कूल गया, और अब स्कूल में जैसे उन्होंने मान लो ड्राइंग करना सिखा रहे हैं, हम्म। तो किसी बच्चे ने कुछ बच्चे तो नेचुरल होते हैं, ड्राइंग कर ही लेंगे। लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, घर जाके खुद प्रैक्टिस की, और फाइनली उसने ड्राइंग सीख ली। हम्म। लेकिन उस एक और बच्चा था जिससे भी ड्राइंग नहीं हो पाई थी, लेकिन उसने जाके प्रैक्टिस नहीं की हम्म। और ड्राइंग नहीं सीख पाया। शायद वो ड्राइंग के टेस्ट में फेल भी हो जाए। तो लेकिन अ, उसने प्रैक्टिस नहीं की, वो उस पे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बेसिकली है कि मेहनत करना।
इस बंदे ने क्या किया, बच्चे ने क्या गोल्स किया, अचीव करने के लिए मेहनत करना। हाँ उसने मेहनत की और वो कॉम्पिटेंट हो गया, और ये उसके साथ हमेशा रहेगा। अब वो जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेहनत करके उस स्किल को अचीव करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने वो काम नहीं किया, अब उसका पनिशमेंट तो कुछ तो मिलेगा ही उसको, एग्जाम में कुछ नंबर कम आएंगे, ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, उस लगेगा, वो बाद में बोलेगा मेरी आर्ट अच्छी नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि उसने जिस टाइम पे उसको इंडस्ट्री कर मेहनत करनी चाहिए थी, उसने उस टाइम पे नहीं करके शॉर्टकट मारी है, और बाद में बोलेगा कि वो अपनी कॉन्फिडेंस पे करेगा कि मेरी तो आर्ट ही नहीं अच्छी है, मुझसे आर्ट नहीं हो पाती है। बेसिकली अपनी बेसिकली एबिलिटी पे डाउट करने लगेगा वो। हाँ, तो फिर वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मेरी आर्ट ही नहीं अच्छी है, मैं गाने ही नहीं गा पाता हूँ, है ना, मैं बोल नहीं पाता हूँ। एक्चुअली इस स्टेज में आपने कहीं ना कहीं, जब वो प्रॉब्लम हो रही थी, आपने कट मार दी। उस टाइम पे मेहनत करने के बजाय, कुछ लोग नेचुरल होते हैं, कुछ लोग बिकॉज जिन लोगों की जो प्रीवियस स्टेजेस हैं वो अच्छी गई हैं, तो वो इस स्टेज में आते आते ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुके होते हैं। लेकिन कोई अगर प्रीवियस स्टेज में प्रॉब्लम्स फेस करता हुआ आ रहा है, तो इस स्टेज, एक्चुअली एरिक्सन की स्टेजेस में क्या है ना, कि वो ये बोलता है कि अ, जो ऐसे होप के बाद ही विल आएगी, और विल के बाद ही पर्पस आएगा, पर्पस के बाद ही कॉम्पिटेंस आएगा, तो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। लेकिन उसने ये भी बोला है कि ऐसा जरूरी नहीं कि अगर होप, मान लो होप वाली स्टेज में थोड़ा सा कम रह गया, तो विल वाली स्टेज में कवर अप हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस बंदे को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट, अब ये पहले की जो 3 स्टेजेस थी, वो जैसे तुमने बताया था अभी, कि दे वर डेवलपिंग ऑन, दे वर डिपेंडिंग ऑन द गार्जियन। लेकिन अब जो है, बच्चा अपने ऊपर आ गया है। हाँ। और अब उसके पास कहीं ना कहीं दूसरों पे बहाना मारने का स्कोप कम होता जा रहा है, इसीलिए वो ब्लेम अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड गिल्ट वर्ड उन्होंने यूज किया कि अगर नाउ ही विल स्टार्ट टेकिंग ब्लेम ऑन हिमसेल्फ, कि मैं लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं हूँ मुझसे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंपैरिजन वाले जो सीन होगा वो भी तो बढ़ेगा ना, पीयर ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन। हाँ, वो तो जैसे हमने हाँ, अब 2 बच्चे, देखो वही होगा कि ना, क्लास में जो 10 बच्चे हैं, 10 में से 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब जिनकी हर स्टेज बढ़िया से हुई होगी, तो दे विल बी नेचुरल इन एडवांटेज स्टेज। 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो इनिशियल स्टेजेस थी, जो शुरू की स्टेजेस थी, बहुत ही गंदी हुई हैं, तो वो नेचुरल ही डिप्राइव्ड लोग हैं। तो वो जो आउटलायर्स हैं, उनकी हम बात नहीं कर सकते कि ये जो ऑलरेडी एडवांटेज में है और जो डिप्राइव्ड है। बात उनकी है जो बीच के 4-5 लोग बचे हैं, वो इस स्टेज में ऑटोमेटिकली सेम कैपेबिलिटी पे पहुंचे हैं। अब उसमें जिसने मेहनत कर ली, वो आगे बढ़ गया, कॉम्पिटेंट हो गया। जिसने मेहनत नहीं की, इंडस्ट्री नहीं की, तो वो रह गया इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके। तो क्योंकि इनका जो वो है, ओवरऑल जो पैरामीटर है, बराबर है, तो जो तुम बोल रहे हो कि कंपटीशन, वो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन हो गया, कि बाकी चीजें बराबर थी, लेकिन एक बंदा मेहनत करके आगे बढ़ गया, दूसरा बंदा मेहनत नहीं की, इसलिए पीछे रह गया। तो पीयर ग्रुप कंपटीशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये मेरे ख्याल से सिगमंड फ्रॉइड की लेटेंसी स्टेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, उसमें भी यही होता है। स्टेज में क्या था सिगमंड फ्रॉइड की, कि बच्चे की जो फैलिक स्टेज में शायद उसकी जो सारी सेक्सुअल डिजायर थी वो सप्रेस हो जाती है, और लेटेंसी, जब वो लेटेंसी स्टेज पर जाता है तो वो बेसिकली स्कूल्स के पीयर्स या सेम सेक्स के ग्रुप में के बच्चों के साथ रहना शुरू करते हैं, स्कूल्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। तो हम ये उससे कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज में ना एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे क्या कुछ चीजें जो है, जो पेरेंट्स या टीचर्स को करनी चाहिए, जैसे कि फीडबैक हो गया या रीइंफोर्समेंट हो गया। इससे क्या होगा ना कि जो चाइल्ड है उसमें जो क्रूशियल रोल है उसके लाइफ में, ठीक है, कि मतलब वो कैसे इनिशिएटिव ले, राइट, वो इंफीरियोरिटी फील ना करे। अगर कोई चीज नहीं भी कर पा रहा है वो, या किसी चीज में वो सक्सेस नहीं भी हो पा रहा है, तो अगर उसको प्रॉपर वे में रीइंफोर्समेंट्स दिया जाएगा या फीडबैक्स दिया जाएगा, तो आई थिंक उसमें जो वो जो कॉन्फिडेंस जो लो हो गया है या सेल्फ स्टीम जो लो हो गया है, वो आई थिंक उसको ओवरकम कर सकेगा और फिर से ट्राई करेगा। नॉर्मली इसमें ये भी मतलब जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि इन केस बच्चा किसी चीज में लाइक एफर्ट्स लगा रहा है वो पूरे, बट को सक्सेड नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि लाइक
वो फिर वो नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बेसिकली उससे हो रहा है वो नहीं होगा अगर उससे लाइक ऐसे लाइक उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, क्योंकि वो एटलीस्ट वो भी अपनी लाइक लेवल पे तो बेस्ट ही ट्राई कर रहा है। अब नहीं हो रहा तो अप्रिशिएशन से ही काम करना पड़ेगा। और फिर वही है, एप्रिशिएशन एप्रिशिएशन एक अच्छी चीज है ना। अप्रिशिएशन अगर उसको मिलेगा तो वो आई थिंक क्या पता कोई नए टेक्निक्स डेवलप करे, हाँ है ना, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। राइट, यस जिस गोल्स के लिए वो कोशिश कर रहा है या जिस गोल्स को वो अचीव करना चाहता है, तो उससे जो है वो प्रॉपरली कर पाएगा अगर उसको प्रॉपर एप्रिशिएशंस या फीडबैक्स मिलेंगे तो। दैट्स राइट। सो अगली स्टेज हमारे पास है विच इज आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। आइडेंटिटी एक्चुअली ये वर्सेस रोल स्टेज है कंफ्यूजन। वो जो पीयर ग्रुप वाली स्टेज है ना, वो ये स्टेज है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, है ना, 12 से लेके 18 आइडेंटिटी साल ओके। वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। मैंने जहां से पढ़ा था वहां रोल कंफ्यूजन लिखा हुआ था। रोल 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 कंफ्यूजन कंफ्यूजन इसका वो सेम है, ही है, डीमेरिट है। सेम रोल ही है, कंफ्यूजन इसका, हाँ सेम ही है वैसे तो। रोल सेम ही है। कंफ्यूजन इसका डीमेरिट है, और जो फिdelity है वो लॉयल्टी, और जो वो है पावर, मतलब ना जो बने हाँ, पॉजिटिव साइड है। हाँ, फेडिलिटी फेडिलिटी इसका वर्च्यू कह सकते हैं हम, है ना। वर्चू कह सकते हैं। Yes। तो अभी यही है कि स्टेज में नाउ दिस पर्सन इज क्रिएटिंग हिज आइडेंटिटी। अगर वो सब कुछ सही किया, बढ़िया किया, उसने अपने पीयर ग्रुप के साथ में हेल्दी कॉम्बिनेशन कर लिया और अच्छा परफॉर्म किया, तो ही विल हैव अ गुड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन अगर आई वो थिंक। पीयर के साथ में, हाँ हाँ, हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से इसमें हाँ वो भी है। बट इसमें जो है वो आई थिंक वो अपनी तलाश में नहीं होता है कि जैसे मेरी आइडेंटिटी क्या है ना, तो वो आइडेंटिटी डेवलप करने के स्टेज में भी होता है, जहाँ पे जो है सेल्फ वाली फीलिंग आने लग जाती है कि मेरा सेल्फ कैसा है। राइट, अगर अगर उसमें उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता तो फिर उसकी वजह से उसमें डिस्पेयर होता है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम्म, इसकी ईगो है ना इस स्टेज में, हम्म, वो हम्म, क्या करेगी, वो उसके टैलेंट्स को और एप्टीट्यूड स्किल सबको इंटीग्रेट करके ना उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगी, और वो हम्म, लिंक करना स्टार्ट करेगा अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ में। हाँ, हाँ, और अ, उसके साथ में उस लाइक माइंडेड के साथ में ही स्टार्ट अडेप्टिंग इन सोसाइटी। अगर वो नहीं कर पाया, तो फिर वो डिफरेंसेस क्रिएट करेगा, जो क्रिएट करेंगे उसके रोल कंफ्यूजन को या आइडेंटिटी आइडेंटिटी कंफ्यूजन को। अब उसके अंदर फिर डेवलप होगा थ्रेट्स, एंजाइटी, वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी फिर। अगर वो अपनी पीयर अपने जगह ग्रुप के साथ में इंटीग्रेट नहीं हो पाया और अपने टैलेंट एप्टीट्यूड को डेवलप नहीं कर पाया, तो यहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है ना, कि अगर उनको हाँ एक्सप्लोर करने एक्सप्लोरेशन, नहीं दिया गया हाँ हाँ, तो ये रोल कंफ्यूजन जो है वो और वो बढ़ेगा। बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। बेसिकली हर जगह पे जो भी जैसे इनिशियल स्टेजेस में तो ही वाज फुली डिपेंडेंट ऑन द गार्जियंस। हम्म, अभी इस स्टेज में क्या है कि अभी इस स्टेज में उसके अंदर वो भी आ गया है कि मैं अभी नाउ ही इज डेवलप पावरफुल आल्सो, मतलब उसमें बॉडी में थोड़ी जान वान आ चुकी है। अब ये तो लेकिन एडोलसेंट हो गया ना, एडोलसेंट वाला हाँ, स्टेज तो है, इसलिए हार्मोनल इस बैलेंस ये सारी चीजें। हाँ, तो इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी केयर टेकर है वो बैलेंस लेके चले, अदरवाइज चांसेस है कि बच्चा इसमें बिगड़ भी सकता है। ज्यादा ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है और ऐसा भी नहीं होना है कि कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट छोड़ ही देना है। मतलब हाँ, बैलेंस बना रहना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनको ज्यादा धक्का मारा जाए कि ये करो ये हाँ, करो ये करो। हाँ, हाँ, ज्यादा तो वो क्या होगा कि प्रेशराइज। देन दे विल स्टार्ट बिकम रेबेलियस। उनको मतलब एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करना चाहिए कि वो अपने कैरियर्स, अपने रिलेशनशिप्स, है ना, जो भी चीजें हैं, अपने डिजायर्स क्या है, हॉबीज क्या है, उसको और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए। और उसके वजह से फिर उसमें उसके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, है ना, उसकी उसके सेल्फ में डेवलपमेंट होगा। सेल्फ ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा वो। इसका एक आई थिंक मतलब आई इसका एक थिंक एग्जांपल है कि जैसे ना इस एज में जैसे मतलब मेरा बच्चा है, वो बोले स्विमिंग करना है, स्विमिंग करना है, स्विमिंग करना है, बोले बोले भैया पहले तो साइड में स्विमिंग कर ले, उसके बाद जाइए बीच में। हम्म, लेकिन नहीं, वो तो पैदा होते ही ना, मतलब वो तो मतलब वहाँ इस एज में आते ही हीरो बन चुके हैं कि डीप में कूदेंगे। चल बेटा, हाँ डीप में तो कूदा ही देते हैं।
जब वहाँ पानी नहीं पी लिया, समझ में आ गया कि नहीं डीप में नहीं कूदना है, पहले साइड में प्रैक्टिस करनी है, तो फिर औकात में आके साइड में कर लेंगे। ये आई थिंक ये वो हाँ स्टेज होती है जिसमें लाइक बच्चों को लगता है कि हाँ कि दुनिया हमारी वजह से ही चल रही है। तो लाइक इसीलिए जरूरी है दिखाना हाँ उनको, बेटा दुनिया तो ऐसे ही चल रही है, दुनिया में तुम भी हाँ चल रहे हो। कि इसलिए हाँ जाके स्विमिंग पूल के डीप में एक बार कूदा दो, रस्सी भले साथ बगल में खड़े रहो, ताकि 2-3 बार पानी ग्रुप पानी पिएगा, फिर औकात में आ जाएगा, फिर आके साइड में पहले प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद जाएगा। हाँ नहीं वो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे को भी याद है। आपने आपने जब एग्जांपल दिया ना, मैं रिलेट कर रहा था। हाँ सही बात है। तो सो यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं ना, कि आप किस तरह से किस टाइप के रिलेशनशिप्स फॉर्म कर रहे हो, है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी बढ़ती है, पीयर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इस एज में, हाँ राइट। यहाँ पे तो फ्रेंड सर्कल्स है ना, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि जो पीयर्स है उनके उनके साथ इन्वॉल्व होने का, है ना, कि तभी पता चलेगा कि पीयर्स किस तरीके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चाइल्ड के ऊपर। अदरवाइज अगर वो बोलेंगे। नॉर्मली उल्टा होता हाँ है ना, आज अपने यहाँ तो होता है कि दोस्तों से ना मिलो, हाँ वही दोस्त में बिगाड़ देंगे। वही वही ये वाली स्टेज ना मतलब ये बहुत वो बोलते हैं ना कि एक ऐसी नाजुक स्टेज होती है जिसमें अगर बच्चे को सही से गाइड ना किया जाए वो गलत रास्ते पे निकलेगा, अगर सही से गाइड किया जाए तो एटलीस्ट कुछ करेगा लाइफ में। तो ये अच्छा बहुत इसी क्रिटिकल स्टेज में रहती है स्टेज। वो बिलोंगिंगनेस और सोशल एक्सेप्टेंस, इसका भी वो पीयर ये ग्रुप बहुत के साथ होती है। हाँ, कि वो उस हम्म, ग्रुप में जो है प्रॉपरली बिलोंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर उसकी जो दूसरा ग्रुप। आइडेंटिटी होगी वो लेस डेवलप होगी, मतलब वो ऐसा सोचेगा कि जो है ना डीमोटिवेट होगा, और उसको लगेगा कि मैं जो है ना इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों के साथ नहीं मिलता हूँ, और ये सारी चीजें इस तरीके के जो पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप होने लग जाएगी, फिर वो लाइफ लॉन्ग इसी को फॉलो करेगा। हमारे पास जो अगली स्टेज आती है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सो बेसिकली जो इस एज के जो लोग होते हैं वो होते हैं 18 से लेके 40 साल तक के। सो बेसिकली जो इस स्टेज में जो लोग पास हो जाते हैं, मतलब जो लोग इसमें अच्छे से कवर कर लेते हैं, सो बेसिकली उनके जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो काफ़ी लाइक हैप्पीली रिलेशनशिप होते हैं, फुलफिल रिलेशनशिप होते हैं। और जो इस स्टेज को ढंग से कवर नहीं कर पाते वो बेसिकली वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। सो बेसिक इसमें जो लोग होते हैं बेसिकली वो लाइक ये सीखते हैं कि लाइक हाउ टू शेयर लव एंड कमिटमेंट विद अनदर पर्सन। सो इस स्टेज में ये होता है। सो बेसिकली एक सेंस ऑफ इंटीमेसी डेवलप कर लेते हैं अगर वो अच्छे से स्टेज को पार कर लेते हैं। और इफ दे आर नॉट एबल टू लाइक सक्सेसफुल इंटीमेट रिलेशनशिप और लाइक दे आर फेलिंग इन इट, सो लाइक ये एक्सपीरियंस करते हैं आइसोलेशन। मुझे मुझे ना यहाँ पे एक थोड़ा सा मजाक वाली बात आ रही है समझ में, बता दिए। कि जो लोग पास हो जाते हैं उनको गर्लफ्रेंड मिल जाती है, और जो पास नहीं होते हैं वो दूसरों में तेजाब फेंकते फिरते हैं। हाँ, वो खरूस बन जाते हैं ना। ये और वो डंडा लेके सबके पीछे घूम रहे होते हैं। ये वाले भी हैं मेरे, लेकिन उनको नहीं बोलेंगे, नहीं तो पहले डंडा लेके हमारे पीछे आ गए। बेसिकली जो यंग अडल्ट आ जाते हैं इस एज में, सो बेसिकली क्या होता है कि वो किसी से मिलते हैं जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो डेटिंग वेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्यार वार होता है इसमें, फिर वो डीप कमिटमेंट वाली चीज़ आ जाती है एक दूसरे को लेके, फिर वो एक दूसरे के साथ हॉप्स एंड ड्रीम शेयर करने लग जाते हैं, अपने एक दूसरे को सपोर्ट करने यहाँ लग पे मतलब जाते वी हैं। कैन सी, मतलब हाँ एक्चुअली देखा जाए ना तो वी कैन सी कि जो आदमी मतलब ही इज हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, लाइक बिकॉज देखा यहाँ पे है, यहाँ पे अपोजिट सेक्स की बात आ गई। तो हाँ जो आदमी अभी इससे पहले वाले में जो बात आ रही थी, वो बात आ रही थी जो ऊपर कॉम्पिटेंस और फिडिलिटी, इट वाज विद द सेम पीयर ग्रुप। हाँ तो अभी क्या है, नाउ द मूवमेंट इज टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। लेकिन अगर वहां पे डेवलपमेंट सही नहीं हुआ है, वो वहीं पे इंफीरियरिटी लेके बैठ गया, या फिर रोल हम्म, कंफ्यूजन लेके बैठ गया, तो फिर इस स्टेज में भी वो इंटीमेसी डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वो पहले से आइसोलेशन ही में रहेगा। ऑलरेडी वो आइसोलेशन, मतलब पहले से ही वो लोगों को उसने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हम्म। उसमें, अगर रोल कंफ्यूजन है, तो फिर वो जहाँ पे आके उसमें ये एकदम तो से फिर यस, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ये तो फिर स्टार्टिंग से ही है ना, लाइक वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली उससे ही ले लो, अगर वहाँ डेवलप हो जाता है मान लो सम मिसट्रस्ट, सो ये तो लाइक जिससे वो प्यार करता है उस पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा कभी, तो बहुत प्यार कर ही फिट नहीं आउट पाएगा, करेगा। वहां तक हाँ कर ही नहीं पहुंचेगा ही नहीं। पाएगा, अगर पहुंचेगा ही मिस्टर्स नहीं। में रह गया तो फिर उधर निकल गया वो।
हाँ फिर वो तेजाबी फेंकेगा साला वो गुस्से में आके, नहीं तो डंडा लेके घूमेगा पीछे थप्पड़ पीछे। थप्पड़ थप्पड़ करेगा थप्पड़। नहीं कौन सी थी वो जो आई थी इसकी अभी मूवी, इसकी दीपिका दीपिका पादुकोण की? पादुकोण, हाँ छपाक। छपाक, हाँ छपाक करता फिरेगा छपाक। साला। हाँ। अब इस स्टेज का जो सक्सेस और फेलियर है ना, वो काफी वैरी करेगा इन्हीं इन्हीं सारे फैक्टर्स की जो आप लोगों ने बात की है ना, कि अगर अगर वो सक्सेस रहता है बाकी सारे चीजों में, तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप डेवलप करने में वो सक्सेसफुल रहेगा, राइट, लव डेवलप करने में सक्सेसफुल रहेगा। तो यहाँ पे आई थिंक जो उसका वर्च्यू होता है वो लव होता है ना, कि जो जो उस पर्सन के अंदर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो लव होता है। लेकिन केयर एंड लव, केयर, केयर एंड, यस, केयर भी होता है, केयर एंड लव। हाँ हाँ। तो वो जो इंडिविजुअल है, अगर अगर इस अपने अपने रिलेशनशिप्स में कमिटेड नहीं रहेगा, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप नहीं रहेगा, रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, तो फिर वो जो है आइसोलेशन के उसमें रह सकता है, ठीक है। या कई लोगों में होता है ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो बहुत देर तक कमिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, रजा सर कुछ बोले आप? नहीं नहीं, अच्छा, सही बोल रहे हो तुम। तो हाँ, तो वो जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो आई थिंक वही पुराने स्टेजेस के प्रॉब्लम्स से होता हुआ ये जो है ना यहाँ पे आता है। और फिर आइसोलेशन, उसके बाद यही एक नेक्स्ट स्टेप बचता है कि जो अगर वो फुलफिल सक्सेसफुल नहीं हो पाता है ना इंटीमेसी में, तो फिर आइसोलेशन ही रहना करना पड़ेगा उसको, राइट। आइसोलेशन में वो इसी वजह से जाता है ना, क्योंकि लाइक उसको इंटीमेट बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है ना, वहाँ पे उसको रिजेक्शन फेस करना पड़ जाता है। और आइसोलेशन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मे बी लाइक उसे सोशल एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, लैक ऑफ अकेला अकेला सोशल फील सपोर्ट। करेगा, अकेला रहने की बिल्कुल। कोशिश करेगा, है ना। हम्म हाँ, बहुत सारे लाइक मेंटल डिसऑर्डर्स और लाइक मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आइसोलेशन की वजह से। देवदास बोल सकता है। तेजाब बन सकता है, हाँ। है ना, फिर जो है दारू लेके घूमेगा। तो लाइक मारो। इंटीमेसी के लाइक कितने एडवांटेज भी तो होते हैं, जैसे कि एंजाइटी एंजाइटी रिड्यूस होती है, अब मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, तो ये फायदे भी तो होते हैं। नुकसान है आइसोलेशन के। लोनलीनेस कम होता है, आइसोलेशन आइसोलेशन कम होता है अगर इंटीमेसी रहती है, वरना तो फिर और लाइक लोनलीनेस है इस ना, आई थिंक इसका डिप्रेशन। लाइक क्या होता है कि कभी कभार शायद लाइक नॉर्मल था, हम लाइक हम अपने पार्टनर से भी हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। करेक्ट। ये प्रोजेक्शन वाला जो सीन है ना, यहाँ पे प्रोजेक्शन आता है ना, कि कई सारी चीजें हम प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। हम्म प्रोजेक्शन, रजा सर, ये प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना, जो नहीं हम आइडिया, प्रोजेक्ट नहीं आइडिया, प्रोजेक्ट करते हैं, नहीं। नहीं मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। ये डिफेंस मैकेनिज्म वाला जो प्रोजेक्शन है, राइट, वो भी तो यहाँ पे जैसे अब हम कोई चीज किसी के अंदर देखते हैं, या हम कोई ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जो हमारे मतलब हमारे जैसा हो, है ना, तो वो हम पहले प्रोजेक्ट करते हैं ना सामने में कि हम क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में, फिर तो वो रिलेशनशिप डेवलप होता है। हाँ ओके, बेसिकली हम रिलेशनशिप उन्हीं लोगों हो सकते हैं जो हमसे मैच करते हैं। हाँ, वही 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 मैचिंग वाली सीन। कुछ मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो मिलते ही हैं यार, हॉबीज काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब हर कहीं हर जगह आयर बबीता थोड़ी चलता है। बहुत तारक मेहता देख रहा है तू। सो अगली स्टेज है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। सो उज्जवल क्या कहना है आपका इस बारे में? ये जो स्टेज है ना, ये एरिक एरिक्सन का आई थिंक 7th स्टेज है ना। सेवन और ये एज होता है ड्यूरिंग 40 इयर्स टू 65 इयर्स, है ना। जनरेटिविटी यहाँ पे क्या होती है, जनरेटिविटी का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल अगर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता सोसाइटी में, वो कोशिश करता है। जनरेटिविटी का मतलब बेसिकली वो है कि वो अपने सोसाइटी में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है कि नहीं, राइट। जैसे यहाँ पे जो होता है ना, उसका उसका रोल क्या है इस सोसाइटी में, वो ऐसा फील करता है कि यहाँ पे उसका रोल क्या है, क्या वो इस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए या उसको बेटर बनाने के लिए अब कुछ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, राइट। तो अगर वो अगर सच में उसको लगता है कि हाँ वो अचीव कर लिया है जनरेटिव जनरेटिविटी। जनरल जनरेटिविटी, हाँ।
जनरेटिविटी उसके अंदर डेवलप हो जाता है ना, और वो फील करता है, वो सेटिस्फाइड रहता है अपने लाइफ से, है ना, कि वो उसने सोशल एस्पेक्ट्स में कुछ चीजें ऐड की है, अपनी वैल्यूज को ऐड किया है, राइट। जैसे अब यहाँ पे जो होता है ना कि वो ट्रेनिंग देता है लोगों को, है ना, अगर अगर वो ट्रेनिंग दे पा रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ, किसी की मेंटरशिप कर पा रहा है, मेंटोरिंग कर रहा है किसी की, है ना, अपने तो बच्चे उसको भी पालने होते हैं, हाँ लाइक अब बच्चों को हाँ रेस करना होता है। बच्चों के लिए प्रॉपर रोल मॉडल बन पाया है कि नहीं बन पाया है, राइट। तो वो जेनेटिविटी आता है। बट स्टैग्नेशन अगर कब रहेगा, जब उसको लगेगा कि उसने इस सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया है, राइट। उसको लगेगा कि जो है ना, वो सिर्फ सेल्फ एब्जॉर्प्शन में रहा, अपने बारे में ही सोचता रहा, ठीक है, तो उसने इस सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं किया इस सोसाइटी में, ठीक है, या कोई प्रोडक्टिव या क्रिएटिव टास्क उसने नहीं किया इस सोसाइटी में, ठीक है। तो फिर ये जो होता है, ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो स्टैग्नेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। और स्टैग्नेशन की वजह से क्या होगा कि उसमें इम्पैथी जो होगी वो फील नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो डेवलप नहीं होगी, अपने खालीपन लगेगा उसकी जिंदगी में, एम्प्टीनेस, है ना, या लैक ऑफ ग्रोथ होगा, ठीक है, या बहुत ज्यादा जो है ना सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहेगा। कई कई लोगों को देखा होगा ना स्टेज में जो बहुत ज्यादा खड़ूस होते हैं, right? तो वो मतलब, और या किसी से ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये स्टेज में होता है स्टैग्नेशन। राजा सर, आपके क्या पॉइंट है इस बारे में? आप तो इसी इसलिए स्टेज पे ही हो। एरिक्सन बोलता है कि ना कि ह्यूमन नेचर है, ऐसे इसने जो ने बोला कि ही सेज कि ह्यूमन नेचर इज टीचिंग, मतलब मतलब हमें टीच करने में ना, मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जो लेकिन टीच करने के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा, या आपकी बातें कोई कोई क्यों सुनेगा। सुनेगा। तो अगर आपने वो अपना स्टेटस डेवलप कर लिया है कि जहाँ पे लोग आपकी बात सुनते हैं, तो देन यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ जनरेटिविटी, क्योंकि आप लोगों को सिखा रहे हो, टीच कर रहे हो, स्किल सिखा रहे हो, मतलब बहुत सी कुछ नहीं तो लेक्चर ही दे रहे हो, मतलब यू आर गिविंग देम मोरल लेसन्स। तो यू विल फील कि यस यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, यू आर टीचिंग पीपल, यू आर हैविंग दैट प्रोपगेशन ऑफ व्हाट योर आइडियाज। लेकिन अब जिसने वो सब अचीव नहीं किया, तो लोग उसकी बात सुनेंगे नहीं। जब सुनेंगे नहीं, देन ही स्टार्ट हैविंग अ फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन, कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। फिर जैसे उज्जवल ने बोला कि वो खड़ूस बन के ना, फिर तब वो जानबूझ के सबकी बुराई करना स्टार्ट कर देगा। बोलेंगे ये अच्छा है, बोलेंगे अरे वो थोड़ी अच्छा है, उसको कुछ नहीं आता है। ये उसको एक्चुअली ही इज फ्रस्ट्रेटेड कि उससे कोई नहीं पूछ रहा है, अब उससे तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो वो क्या करता है, जैसे फूफा जी होते हैं, वो बोलते नहीं है कि हर जगह के फूफा जी जो होते हैं, उनका काम होता है हर जगह वो बुराई नाराज हो लगाना। जाते हैं शादी में। क्योंकि अब उनकी जो अधिकार वाली उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंस थी, वो मिली नहीं उनको। अब उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, क्योंकि फिर हाँ। न्यू जनरेशन की शादी हो रही है ना, तो अब उनको उतना तो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा तो फिर वो अपनी इम्पोर्टेंस को क्लेम करते हैं गुस्सा है। होके। गुस्सा तो ऐसे होके। ही ये भी जो बड़ाऊ हैं, ये भी गुस्सा होके ही इज ट्राइंग टू क्लेम। लेकिन अब उनके पास कोई सीखने क्यों आएगा, पहले आपके पास वो कैपेबिलिटी तो होती। अच्छा, यहाँ पे वर्क एंड पेरेंटहुड, ये दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं ना, वर्क की वो काम कैसा करता है, या अपने अपने वर्क में किसी करियर में वो कोई कुछ गुडनेस वाला काम कर पा रहा है, या किसी को ट्रेनिंग दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, राइट। हाँ, मतलब उसने काम हाँ। किया है, तो तब जैसे वोकेशन है ना, समथिंग, हाँ। मतलब ही हैज अक्वायर्ड लॉट ऑफ स्किल्स। बेसिकली अब तक उसको इस जगह पहुंच जाना चाहिए जहाँ पे वो सोसाइटी में और लोगों में लोग उसकी बात सुनना चाहें। अगर उसने जिंदगी में कुछ किया है, तो पक्का लोग उसकी बात सुनना चाहेंगे। और फिर पेरेंटहुड तो मतलब कि कहीं नहीं हो रहा, तो कम से कम अपने बच्चों को तो, है ना, ट्रेन कर सको, या उनको गाइड कर सको, या उनके लिए हाँ, रोल मॉडल बन सको। बच्चों के पास तो ऑप्शन है ही नहीं, तो देगा ही उनको। हाँ, राइट। बेचारे क्या करेंगे, अब पसंद हो ना हो, सुनना पड़ेगा। जो मिला उससे काम चलाना पड़ेगा। हाँ। हाँ, तो उनको लगेगा कि वो कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस सोसाइटी में, है ना, उन्होंने कोई ऐसे जनरेशंस को डेवलप किया है जो तभी तो कुछ इसमें हार ये रही है। मतलब ये लाइक चीजों जनरेशन को सिखाना भी तो उनको पर्पस दे देता है। हाँ हाँ, वही पर्पस, वहां से पर्पस वो मिल जाता है। लाइक कुछ लोगों का तो पर्पस ही होता है कि हाँ भाई, मुझे हमें अपने बच्चों को बड़ा लिखा पढ़ा के जॉब लगवाना और ये करवाना वो करवाना, तो उनका बेसिकली ये पर्पस होता है। सो पर्पस तो मिल लेकिन जाता है। यहाँ पे जो वर्च्यू होता है ना, वर्च्यू वो होता है केयर। तो अगली जो स्टेज है वो हमारी है इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर। जो इसमें जो नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी एज होती है 65+। सो एरिक एरिक्सन की ये लास्ट स्टेज है, एंड दिस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज, सो
ये जो स्टेज होती है इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उनका लेट एडल्टहुड चल रहा होता है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या होता है, जो अपनी जो ओल्डर एडल्ट होते हैं बेसिकली अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, बेसिकली इवेलुएट करते हैं कि उन्होंने जो भी कुछ किया है, या फिर जो भी बेसिकली लाइफ का मीनिंग उन्होंने अचीव किया है, या फिर लाइफ का पर्पस उन्होंने अचीव किया है। तो बेसिकली अपनी लाइफ में वो पीछे देखते हैं और एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट करते हैं अगर उन्होंने कुछ अचीव किया होता है। अदरवाइज नहीं किया होता तो वो फिर उन्हें डिसअपेयर होने लगता है। अगर उन्होंने लाइक अकम्प्लिश किया होता है तो बेसिकली उन्हें एक पीस फील होती है कि हाँ उन्होंने लाइफ में कुछ किया है, एंड एक सेंस ऑफ होलनेस होती है। एंड इफ दे फील लाइक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया तो बेसिकली वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने कितनी सारी अपॉर्चुनिटी को उनको मिस लगता है किया। कि वही ना, इंटीग्रिटी में बेसिकली वही हो जाएगा ना कि वो उनको लगेगा कि क्या वो फुलफिल्ड मीनिंगफुल लाइफ जी पाए हैं कि नहीं जी पाए हैं, है ना। वो उनका जो ईगो है उसने ईगो इंटीग्रिटी है वो तभी डेवलप होगी या उसको एक्सपीरियंस करेगा जब उसने फुलफिल या मीनिंगफुल लाइफ जी होगी उसके हिसाब से। अगर उसको लगेगा कि नहीं वो फुलफिल और मीनिंगफुल लाइफ नहीं है, ठीक है, बच्चे क्रिमिनल बन गए, है ना, कुछ हाँ कुछ सीन हो गया लाइफ में और बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें हुई, तो फिर उसके लाइफ उसको उसको जो ओल्ड एज में आएगा वो गिल्ट होगा, डिस्पेयर आएगा, है ना, उसको बुरा लगेगा और फिर उसके बाद लगेगा कि मेरी लाइफ जो थी वो वेस्ट थी, है ना। हाँ। उसको लगेगा कि वो फेल हो गया है ना, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए। और जो राइट, तो जितना उसको टाइम डिस्पेयर उनके पास एक्सपीरियंस। बच रहा होगा ना उसको लेके वो होपलेस हो जाएगा। हाँ, होपलेस हो ये जाएगा फिर। उसको और मौत से भी डर लगेगा, है ना, और उसको हाँ उसके डिप्रेशन में रहेगा कि मैं मरने वाला हूँ, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मौत मेरे झूल रही है ना, मेरे सर पे है ना। सो हम्म, मतलब डेथ वाली जो फियर होगा वो डेवलप होगा। लेकिन अगर ईगो इंटीग्रिटी डेवलप हो रखी है तो मतलब वो फुलफिल रहेगा, वो लाइफ को एंजॉय करेगा, है ना, उसको लगेगा कि मेरे पास जितनी भी बची हुई लाइफ है उसको और एंजॉय करके जीना चाहिए। राइट, लाइक हेल्थ, इसके भी कुछ प्लेफुल लाइक लाइफ। इसके भी कुछ ऑप्शन है। लाइक इफ समवन इज गोइंग थ्रू लाइक डिस्पेयर, सो क्या कर सकता है वो। सो बेसिकली लाइक वो एक बार ना, जो ऐसा तो है नहीं कि लाइक कुछ भी अचीव नहीं किया होगा, तो जो एक बार अचीव किया उन्होंने अपनी लाइफ पे एक बार उन पॉइंट्स को जाके एक बार रिफ्लेक्ट करे। अगर कुछ गलतियां हुई है तो एटलीस्ट अपने आप को माफ़ करें, या फिर अपने बेसिकली क्लोज रिलेशनशिप या फिर जिन लोगों से कनेक्ट है, या फिर जिन लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप है उनसे कनेक्ट करें। और जो एक्टिविटीज़ उन्हें पसंद है, जितना उनके पास टाइम बच रहा है वो टाइम वहाँ पे दें। एंड ट्राई कि थोड़ा बहुत वो अपनी कम्युनिटी को भी दे सकें। तो लाइक इस चीज़ से वो बाहर आ सकते हैं अगर वो ये सब करते हैं तो। यहाँ पे जो वही यहाँ पे जो वर्च्यू होता है ना वो विजडम होता है ना, कि वो पर्सन जो है अपनी लाइफ में अगर पीछे मुड़ के देख रहा है तो उसको अगर लगता है कि कंप्लीट है उसकी लाइफ तो उसको एक क्लोजर मिलेगा, है ना, वो डेथ को एक्सेप्ट कर लेगा। राइट, और उसको बिना डरे उसको एक्सेप्ट करेगा और अपनी लाइफ जितनी भी बची हुई लाइफ है उसको और इंजॉय करते हुए जिएगा। राइट, क्योंकि वो अब उसकी लाइफ जो है वो फुलफिल्ड है। राइट, तो अब वो गोल्स सारे उसने अचीव कर लिए हैं तो अब लाइफ को कोशिश करेगा उसको एंजॉय करने का। राइट, लेकिन अगर अगर जो डिस्पेयर में है फिर वो उसके लिए डेथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगी, है ना, या मरने वाला हूँ। राइट, तो फिर डर लगेगा और बहुत सारी चीजें। हम्म। सर आपको कोई पॉइंट ऐड कुछ करना है इसमें? नवीन ने एकदम बढ़िया बात बोल दी, एकदम एकदम बॉटम लाइन बोल दी कि कोई अगर डिस्पेयर में है तो उससे क्या करना है अपनी अपनी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। गुड। हम्म। यहाँ पे एरिक्सन ने एक वर्ड यूज किया है, इसको बोलते हैं सेपेंटिज्म। इसका मतलब है कि द अनवाइज प्रिटेंस ऑफ बीइंग वाइज। मतलब वो ना, जो लोग डिस्पेयर में होते हैं ना, हम्म। वो जानबूझ के एक्टिंग करते हैं अपने आप को वाइज दिखाने की। तो ओके। दे एंड अप क्रिएटिंग मोर एंजाइटी फॉर देमसेल्फ, क्योंकि जो वो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो हम्म। नवीन ने बोला एकदम सही बोला कि भाई जो है उसको एक्सेप्ट करो और उससे आगे बढ़ो। हाँ। ओके, खत्म कर भाई। लेकिन इसमें इसमें ना हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्शन का, वो है इसका ईगो। अगर हम देखें ना, जो इसका ईगो है वो फ्राइड के ईगो से एकदम अलग है। हाँ। हाँ।
पर वो थ्योरी भी तो डिफरेंस आ जाता ना, क्योंकि जो लाइक फ्रॉड का ईगो या फिर जो, ओके आप बात कंप्लीट कीजिए। ये फ्रॉइड का जो ईगो था वो बहुत ही मतलबी, डरा हुआ, मतलब वो इड के डर में काम करता था, सुपर ईगो के मोरालिटीज में काम करता था। मतलब फ्रॉइड की ईगो में ये था कि उसके पास अ, ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, और जब वो फंस जाता था तो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके चुपचाप निकल जाता था। बेसिकली जो फ्रॉइड का ईगो है वो या तो इड और सुपर ईगो के बीच में लड़ाई को सुलटा लिया तो वो काम कर देगा, और अगर सुलटा नहीं पाया तो भाई साहब डिफेंस मैकेनिज्म लगाएगा, दोनों को बेवकूफ बनाएगा, चुपचाप चुपचाप मस्ती मारेगा। दैट वाज ईगो ऑफ फ्रॉइड। लेकिन जो एरिक्सन का जो ईगो है वो बड़ा ही समझदार है। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमने जो इसकी स्टेजेस देखी हैं, सारी की सारी स्टेजेस में जो वो बात कर रहा है ना, ये कि जो वर्च्यू डेवलप हो रही है या जो वाइसेस डेवलप हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली हैपनिंग इन ईगो। बेसिकली हाँ टेलिंग की जो ईगो है राइट वो बहुत ही समझदार है, और वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डेवलप करता है, और उसके पास बहुत स्कोप है। अगर एक स्टेज में थोड़ा सा गड़बड़ हो भी गया, नेक्स्ट स्टेज में लाइक जैसे कवर कर नवीन ने, सकता है। हाँ नवीन ने तो ये बता दिया कि 65 के ईयर्स में भी ठीक है आपने जिंदगी में गलती की होगी और आप डिस्पेयर में बैठे हो, लेकिन स्टिल यू कैन टैकल इट एट द लाइफ लास्ट फैग एंड ऑफ योर लाइफ। आप उस टाइम पे भी अपनी गलती को सुधार सकते हो, ताकि कम से कम लाइफ भले ही बहुत ही डिस्टर्ब रही हो, लेकिन कम से कम डेथ तो पीसफुल होगी। तो इसीलिए जो जो एरिक्सन का जो वैसे देखा जाए तो एरिक्सन वाज उसने एक्चुअली फ्रॉइड की ही पूरी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। और फ्रॉइड के लेकिन जो पर्सनैलिटी स्टेजेस थी वो 5 में खत्म हो जाती थी, उसने उनको कंप्लीट किया, एकदम लास्ट तक लेके आया और बहुत ही बढ़िया से बताया उसने। लेकिन उस प्रोसेस में जो ईगो था वो ऑटोमेटिकली उसको सिगमंड फ्रॉइड से अलग करना पड़ा। और जैसा लोगों ने बोला है, मतलब आई थिंक उसने नहीं बोला था लेकिन बाद में लोगों ने बोला कि जो एरिक्सन का जो ईगो है वो है क्रिएटिव ईगो। मतलब वो अच्छा ईगो जो है बहुत ही क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, बहुत ही स्मार्ट ईगो है उसका। हाँ बहुत सारे स्टेजेस में जो है ना क्रिएटिव फ्रीडम रहती है उसके पास, हाँ तो जबकि फ्रॉइड का बेसिकली ईगो जो है वो उसी अपने ही उसमें ईट एक्चुअली से ही डरता हुआ रहता है। फ्रॉइड की ईगो पर चॉइस ही नहीं होती है, या हाँ तो ईट की मानेगा या सुपर ईगो ये उसको तो सुपर ईगो की मानेगा। बजा देगा, या फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म लगा लेगा, लेकिन उसके पास ज्यादा वो ज्यादा मैनेज कर नहीं पाता, बेचारा आदमी ऑप्शंस है। नहीं है। हाँ ज्यादा लेकिन जो ऑप्शन। एरिक्सन का जो ईगो है वो बहुत ही समझदार है। तो इसीलिए एरिक्सन की स्टेजेस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल, एंड अभी तक वो एक्सेप्ट होती है। और एरिक्सन ने 2-3 चीजें और नई नई इंट्रोड्यूस की थी जो इससे पहले कभी नहीं साइकोलॉजी में आती थी। एक तो थी उसमें उसने जो कॉन्सेप्ट ऐड किया वो ऐड किया साइको हिस्ट्री, कि उसने बड़े बड़े लोगों को स्टडी किया। जैसे उसमें जो सबसे कॉमन है वो है गांधी जी की एक किताब लिखी है उसने, गांधी ट्रुथ। उसमें उसने गांधी जी की पूरी लाइफ पे स्टडी किया है। और दूसरा उसने लूथर के ऊपर एक किताब लिखी है, वो भी बहुत अच्छी है, यंग मार्टिन मैन लूथर लूथर। किंग। हाँ हाँ तो ये जो जो बुक्स हैं ये अ, उसमें बेसिकली बताता है कि कैसे केस स्टडी की जानी चाहिए, और कैसे हम जो है इंडिविजुअल साइको हिस्ट्री बेसिकली जो एक, उसके अभी ये सब्जेक्ट एक अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया है साइको हिस्ट्री। सिमिलरली उसने एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज पे भी काम किया, कि कैसे एक्चुअली जो उसकी 7 जो ये जो स्टेजेस हैं, इसकी 8 स्टेजेस हैं। बेसिकली अगर उसने उसको एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीरियंस को यूज करके ही इनको अच्छे से समझा पाया वो, कि ही हैड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उसने उसको यूज करके ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया। तो ये दो उसके बड़े ही अच्छे कंट्रीब्यूशन हैं जो साइकोलॉजी के लिए हैं, कि उसने 2 नए सब्जेक्ट ही खोल दिए, कि मतलब बेसिकली अगर आज के डेट में देखें तो साइकोलॉजी हर जगह घुस गई है। नाउ हाँ एवरीवेयर वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी साइकोलॉजी, तो इट इज ऐसे लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है जिसने साइकोलॉजी को आज यहाँ पहुंचाया है कि हमें मानना पड़ा कि आप साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। हर जगह साइकोलॉजी है। यू कैन नॉट मतलब कोई भी हर चीज जगह कोई भी हर चीज चीज की, हाँ मार्केट हर चीज की इकोनॉमी जो सब स्पिरिट सब जगह साइकोलॉजी। स्पिरिट है वो साइकोलॉजी है।
करेक्ट। यहाँ पे मेरा मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, अगर टाइम हो 5-10 मिनट का और कर सकते हैं। वो बहुत टाइम है सर, बोलिए। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैंने इसकी स्टेजेस देखी, और ये ठीक है, जिस टाइम उसने लिखा है उस टाइम पे उस टाइम के हिसाब से बहुत रिलेवेंट है, लेकिन अभी अगर हम देखें, अभी हम प्रेजेंट टाइम में, अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम क्वांटम फिजिक्स, ये सब स्पिरिचुअलिटी, ये सब की बात कर रहे हैं। तो नाउ ये मतलब बेसिकली देखा जाए तो वो एरिक्सन क्या कर रहा था, वो उसने एक पैटर्न देखा और उस पैटर्न को स्टडी करके लिख दिया कि भाई बच्चा होता है तो ये करता है, वो होता है तो ये करता है, वो होता है तो ये करता है। लेकिन अभी हमें अगर विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आदमी चाहे तो तो चेंज भी कर सकता है या हाँ, उससे रिवर्स ओवरकम कर भी कर सकता है, सकता है। हाँ, ओवरकम भी कर सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में मतलब आप दोनों की क्या राय है कि एरिक्सन की स्टडी को कितना रिलेवेंट हम मान सकते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि हमने इतने डीप पढ़ा उसको और स्टडी किया। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? मुझे लगता है कि अभी जो है ना, आई थिंक इसने जब दिया था इट वाज अराउंड 1900 समथिंग, राइट? 30s 20s 30s 40s में दिया होगा। बट टिल देन अभी तो बहुत सारा टाइम चेंज हो गया है। वी हैव सो मेनी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, है ना, बहुत सारे स्कूल्स हमारे पास आ गए साइकोलॉजी के। एरिक्सन जो है वो साइको एनालिटिक फील्ड का है, राइट? साइको एनालिसिस में भी बहुत लेवल का डेवलपमेंट हो गया है। तो आई थिंक अब जो है हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो मोर कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। या एरिक्सन एरिक्सन का जो साइको सोशल डेवलपमेंट है ये तो इम्पोर्टेंट रोल है ही। ऐसे ही पियाजे का भी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है ये सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है ना। और इनके भी अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट रोल्स है और उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। तो अगर हम एक ही थ्योरी को मान के चलेंगे तो फिर बहुत सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, उसको नजरअंदाज कर देंगे ना, ध्यान नहीं रखेंगे कि ये सारी चीजें भी होती है। आई थिंक अब डेवलपमेंट को हम और भी नए 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 तरीके से देखते हैं। आज कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरीज आ गई है ना, कि कॉग्निशन कैसे डेवलप होता है और ये सारी चीजें। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कॉग्निशन पे फोकस करना चाहिए, है ना। कितने सारे लोग बोलते हैं कि बिहेवियर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, उस पे फोकस करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंटल स्टेजेस बढ़ गए हैं तो इसमें चेंजेस भी ऑब्वियसली आने चाहिए। बट ये भी तो इम्पोर्टेंट रोल, पर वही सर इसका भी तो इम्पोर्टेंट रोल है। का तो सी आई थिंक वाइगोत्स्की की जो डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी है, वो सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी जो है, राइट, वो भी कुछ इसी फॉर्म में है। उसने अपने अपने बच्चों को ही ऑब्जर्व करके अपनी थ्योरी डेवलप कर दी थी। तो बेसिकली अब इसी थ्योरीज में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी तो आते जाते हैं ना, कि बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसने जो ऑब्जर्व किया या उसके अकॉर्डिंग जो डेवलप हुआ है वही परफेक्टली करेक्ट है, राइट। बट ये इसमें इसमें बहुत सारे न्यूआंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी नई चीजें हो सकती है, हम बहुत सारी नई चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये जैसे आई थिंक ये बहुत ज्यादा ऐसे जिसमें ना क्या कह सकते हो कि लाइंस डेवलप नहीं है ना, कि जैसे ये जो जितने भी 8 स्टेजेस हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट। एक एक स्टेज जो है दूसरे स्टेज को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा वाला तीसरे को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। और वो उसके उसमें चेंज होने की वजह से दूसरे वाले में चेंज आता है। काफी इंटरलिंक है, काफी इंटरकनेक्शन है इनके बीच जैसे में। जैसे मुझे ये जो क्वेश्चन था, जैसे कि अब बात करें जो इसकी सेकंड ऐसी ऑटोनॉमी एंड शेम वाली, तो अगर इसको आज की सोसाइटी के हिसाब से देखें ना, तो लाइक हमने ना मुझे जो तक समझ आता है कि हमने ना कुछ कहते हैं ना कि कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, या ब्यूटी को लेके, सक्सेस को लेकर, हैप्पीनेस को लेके, ठीक है। तो ठीक है, स्टैंडर्ड अपनी जगह है, पर लाइक एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील करना इज गुड फॉर लाइक, ताकि तुम अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सको, चाहे फिर तुम दूसरों से कितना भी अलग हो। तो मुझे लगता है ऐसा। नहीं, सही बोले। एक्चुअली मेरा पॉइंट ही यही था कि ठीक है, जिस जमाने में स्टोरीज बन रही थी वो पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि उन पे हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उनको जब हम डिस्कस कर रहे हैं, आई जस्ट नीडेड वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हमारी क्या मतलब इस पे राय है। तो व्हाट उज्जवल आल्सो सेड वाज राइट कि वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट टू वन स्टडी। और जो नवीन बोल रहा है वो तो इट इज अ यू कैन से कि ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट, कि
आजकल के टाइम में ये जो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं हम, वो कितनी रिलेवेंट है। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ही यही था कि हाउ एंड व्हाट शुड बी द वे ऑफ सीइंग such important theory. It is a very important theory, and why how should we question it? मेरा नाम है नवीन। तो ये मेरा नाम है नवीन, मेरे साथ थे उज्ज्वल एंड राजा सर। सो ये हमारा डिस्कशन था आज का। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो हमारे ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर देना, एंड वी विल हैव टॉक। थैंक यू।